हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कानपुर में स्वागत करता हूं। आज मैं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती, जहां भी ऑब्जेक्टिव वाइज ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी जहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक कहानी के रूप में पिरो करके आपके सामने उपलब्ध कराएंगे, ताकि आसानी से याद रहेंगे और बहुत ही लंबे समय तक याद रहेंगे। तो इसलिए आपको यह पसंद अवश्य आएगा। यदि आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें, क्योंकि इसकी जो श्रृंखला है वह लगातार आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं तथा लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि हमारा साहस बढ़ता है और हम इसी प्रकार से जितने भी ऑब्जेक्टिव वाइज जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को एक कहानी के रूप में संजो करके लाने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो पर और इस वीडियो में देखते हैं कि ज्योग्राफी को किस प्रकार पढ़ें। क्योंकि ज्योग्राफी अर्थात भूगोल की यदि बात की जाए तो भूगोल या इतिहास ये जैसे सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत ही विशाल सब्जेक्ट हैं। तो इनको कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, इनको पढ़ने में बहुत समस्याएं आती हैं। तो जो समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं आपके पास ना आए, तो उन समस्याओं से निपटने के लिए मैंने जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को एक कहानी के रूप में पिरो दिया है, जिसको बारी बारी से वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर के आएंगे। तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना। यह एक मैंने उद्देश्य बनाया है, तो इस उद्देश्य में आपका सहयोग अति आवश्यक है, तो अपना सहयोग अवश्य दीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो ज्योग्राफी की बात मैं कर रहा हूँ। ज्योग्राफी जो है उसको किस प्रकार पढ़ें। तो ज्योग्राफी बहुत आप जानते हैं, ये विशाल आपका सिलेबस है। तो इस सिलेबस को पढ़ने के लिए मैंने कुछ कॉन्सेप्टों को तैयार किया है, उनको आपके सामने लेकर के आए हैं। तो उनको किस प्रकार पढ़ेंगे उनको देखें। तो ज्योग्राफी में आप जानते हैं, इसमें यह जानकारी की जाती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, क्या है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में क्या क्या पाया जाता है, और क्या है ग्रह, क्या है उपग्रह, क्या है तारे, क्या है उल्कापिंड, क्या है धूमकेतु। इन सभी पर महत्वपूर्ण चर्चा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो उन पे एक यह जो फर्स्ट वीडियो है, इस वीडियो में मैंने एक बेसिक चर्चा करके बताया है कि आप स्टार्टिंग किस प्रकार करें, क्योंकि स्टार्टिंग से भी कुछ प्रश्न बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो वो प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, उन सभी को एक कहानी के रूप में बताया है मैंने, और जिसको मैंने इस बोर्ड में लिख करके रखा है। लिखने का मेरा यह केवल उद्देश्य है जिससे कि आपका टाइम व्यर्थ में ना जाए, आप कम समय में ज़्यादा पढ़ लें, और साथ ही साथ यदि आप नोट करना चाहें यानी नोट्स बनाना चाहें तो आप स्वयं भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसलिए मेरा बोर्ड पर लिखने का मात्र उद्देश्य रहता है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। क्या है भूगोल। तो भूगोल के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, अर्थात भूगोल का अध्ययन करना एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी भूगोल का जब अध्ययन किया जाता है, तो भूगोल का अध्ययन करना आपका एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, जो कि प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो इन पे प्रश्न पे भी नज़र बनाए रखेंगे। नेक्स्ट बात आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो धन ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। जियोग्राफी यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही आपका क्या कहलाता है? जियोग्राफी। जैसे कि आप देखते हैं होती है बायोग्राफी। तो बायो मीन्स होता है किसी जीव
और ग्राफी मीन्स वर्णन करना, यानी जीव का वर्णन करना बायोग्राफी होता है, या किसी जीवन का वर्णन करना या जीवनी का वर्णन करना तो बायोग्राफी कहलाती है, जो कि आप परिचित होंगे। उसी प्रकार से होती है जियोग्राफी। जियो का अर्थ यहाँ पे पृथ्वी से है, ग्राफी का मतलब वर्णन करना है, तो जियोग्राफी यानी पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, जियोग्राफी। अब आगे चलते हैं, जियोग्राफी से संबंधित जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो आपके, वह किसका क्या मानना है, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी, अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई होगी, तो इसके बारे में कुछ क्लियर कह पाना इतना सरल नहीं है, क्योंकि उस समय का बखान करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जो कि देख रहा हो और उसको यहाँ पे बयां कर दी जाए, कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। लेकिन एक अनुमान के आधार पर और कुछ सिद्धांतों के आधार पर यह तय किया जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई होगी, और उसकी आयु के बारे में भी जानकारी की जाती है कि लगभग इतने वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्या है उसकी बेसिक भूमिका, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जियोग्राफी अर्थात भूगोल से संबंधित कई एस्ट्रोनॉमर्स रहे हैं जिनका अपना अपना मानना रहा है। अब कहाँ से मुख्य रूप से शुरू होगी उसको देखते हैं। तो सब पूरी की बात करें तो आपके एनेक्सागोरस, अरस्तु, अरिस्टार्कस, इटेरास्थनीज, हिप्पार्कस आदि एस्ट्रोनॉमर्स रहे हैं जिन्होंने अपना अपना मत दिया है, लेकिन इन लोगों का मत जो है वह इतना मान्य नहीं रहा है। कहाँ से मान्यता शुरू हुई है उस पे चलते हैं। तो उसमें देखते हैं आपके फर्स्ट क्लासियस टॉलमी थे, एक थे क्लासियस टॉलमी, इन्होंने सेकेंड सेंचुरी में 140 ईस्वी की बात है, उस समय क्लासियस टॉलमी जो थे इन्होंने वर्ल्ड के बारे में अर्थात ब्रह्मांड के बारे में बताया कि ब्रह्मांडी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड क्या है, इसमें किस प्रकार ग्रह रहते हैं, किस प्रकार से आपका पूरा यह सिस्टम बना हुआ है, इससे संबंधित इन्होंने कुछ अपने सिद्धांत और कुछ अपने तर्क प्रस्तुत किए। क्या है तो क्लासियस टॉलमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन किया, यानी अध्ययन इसके पहले अन्य कई एस्ट्रोनॉमर्स कर चुके हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो माना जाता है वह आपके कार्पस माने जाते हैं जो कि नियमित अध्ययन किया, यानी जियोग्राफी का जो नियमित अध्ययन जहाँ से शुरू हुआ, जिसने शुरू किया, तो उन एस्ट्रोनॉमर्स का नाम है आपका क्या, तो क्लासियस टॉलमी। क्लासियस टॉलमी जो है, क्लासियस टॉलमी ने पूर्ण रूप से आपका अध्ययन शुरू किया है। तो यहाँ से नियमित जियोग्राफी का अध्ययन शुरू होता है क्लासियस टॉलमी के आधार पर। उसके बाद में इन्होंने ज्योमेट्री थ्योरी अर्थात भू केंद्री सिद्धांत दिया है। जो क्लासियस टॉलमी थे इन्होंने सबसे पहले भू केंद्री सिद्धांत दिया। भू केंद्री सिद्धांत का अर्थ यह, भू का मतलब पृथ्वी, केंद्री का मतलब केंद्र में। इनके आधार पर पृथ्वी केंद्र में थी, स्थायी थी, और इसके चारों ओर सूर्य व अन्य जितने भी आपके पिंड हैं वह सभी चक्कर लगाते थे। इनका कहना है कि पृथ्वी मध्य में रही जो स्थिर अवस्था में थी, और उसके बाद में उसके चारों ओर सूर्य व अन्य सभी ग्रह और उपग्रह जो भी थे वह सभी पिंड चक्कर लगाते थे, ऐसा इनका मानना है क्लासियस टॉलमी का। तो इन्होंने भू केंद्रीय सिद्धांत दिया। उसके बाद में नेक्स्ट, सभी ग्रह परिवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। इन्होंने बताया कि वही कि पृथ्वी आपका केंद्र पर है, पृथ्वी केंद्र में है, और उसके बाद में जितने भी पिंड हैं या जो भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वह सभी क्या है, वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये इनका मानना था। लेकिन और इनका जो सिद्धांत रहा वह 1100 वर्षों तक मान्य किया गया। यानी स्टार्टिंग में उस समय एस्ट्रोनॉमर्स इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं थे, इतने ज़्यादा नहीं थे कि उस समय ऐसा कुछ इनका तर्क वितर्क किया जा सके। तो जो कह दिया जाएगा उसी के आधार पर लोग मान लेते थे, क्योंकि उसका तर्क वितर्क करने वाले इतने संख्या में उपस्थित नहीं थे। तो क्लासियस टॉलमी के आधार पर भू केंद्रीय सिद्धांत निश्चित हुआ इनके आधार पर, और 1100 वर्षों तक मान्य किया गया, और सभी लोगों ने यह मान लिया कि हाँ यह सत्य है कि पृथ्वी केंद्र पर है और सभी पिंड चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं।
पर यह गलत था, आप भी स्वयं जानते हैं, लेकिन इनका सबसे पहला जो सिद्धांत था वो यही रहा। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं निकोलस कापरनिकस। उसके बाद में एक नेक्स्ट आपके एस्ट्रोनॉमर्स आते हैं निकोलस कापरनिकस। निकोलस कापरनिकस का जो काल रहा वह 1473 से 1543 तक। ये जो निकोलस कापरनिकस थे ये पोलैंड के निवासी थे। अब इनको क्या कहा जाता है, तो इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा चुका है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो निकोलस कापरनिकस को कहा जाता है। इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब है यानी सूर्य केंद्र पर है। इनके आधार पर इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है पृथ्वी केंद्र पर है और चारों ओर सभी पिंड चक्कर लगा रहे हैं, यह गलत है, ऐसा नहीं है। सूर्य जो है सूर्य केंद्र पर है और सूर्य के चारों ओर जितने ग्रह उपग्रह हैं वह सभी चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। क्यों नहीं तैयार थे? क्योंकि टालमी पहले से बता चुके थे कि भूकेंद्रीय सिद्धांत है, यानी पृथ्वी जो है वह केंद्र पर है, जो 11 वर्षों तक इनका चला आ रहा। तो 11 वर्षों में व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो जाती है जो किसी अन्य, भले ही वह सत्य बात हो, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो इसलिए 1100 वर्षों तो इनके आधार पर निकोलस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया था क्या, कि सूर्य केंद्र पर है और पृथ्वी व अन्य सभी ग्रह क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इनका सिद्धांत मानने को तैयार कोई नहीं था। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं आपके एस्ट्रोनॉमर्स जोहनेस कैप्टलर आते हैं। इनका काल जो रहा वह 1571 से 1630 ईस्वी तक इनका काल रहा। अब ये कहाँ के थे, तो जोहनेस जो कैप्टलर थे ये जर्मन के थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे। इन्होंने कापरनिकस का समर्थन किया, यानी निकोलस जो कापरनिकस ने कहा, जो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया, यानी सूर्य केंद्रिक सिद्धांत जो दिया, तो इन्होंने इनका सपोर्ट किया और कहा कि नहीं, जो कापरनिकस कह रहे हैं यही सत्य है। तो कापरनिकस का समर्थन किया और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का सिद्धांत इन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन इन्होंने क्या बताया, इन सभी का मानना था कि जो भी, यानी जो सेंटर में रहता है उसके चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं परिवृत्ताकार पथ पर, वह सभी आपके वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाते हैं। लेकिन इन्होंने, जोहनेस कैप्टलर ने कहा कि नहीं, वह वृत्ताकार नहीं लगाते हैं, वह वृत्ताकार के बजाय वह अंडाकार लगाते हैं। अर्थात अगर केंद्र पर सूर्य है तो जो पृथ्वी या अन्य जितने भी ग्रह उपग्रह हैं वह सभी अंडाकार रूप में चक्कर लगाते हैं, ना कि सर्किल में लगाते हैं, यानी गोलाकार लगाते हैं, जो कि वर्तमान में भी सही है। तो इन्होंने यह बताया था। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं आपके गैलीलियो। आपको पता है गैलीलियो, कई बार प्रश्न बन चुका है गैलीलियो से, तो गैलीलियो पे चलते हैं। इनका जो काल रहा वह 1564 से 1642 ईस्वी तक का रहा। ये इटली के थे। गैलीलियो कहाँ के थे, तो इटली के थे। सर्वप्रथम अगर टेलीस्कोप की बात की जाए कि खोजकर्ता कौन है, तो वह गैलीलियो का नाम आता है। और यह कई बार प्रश्न बन चुका है कि टेलीस्कोप की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। उसके बाद में इन्होंने भी हेलिसेंट्रिक थ्योरी जो थी, यानी आपका जो सूर्य केंद्रित जो सिद्धांत था, वही इन्होंने भी सत्य बताया। कहा कि बिल्कुल यह भी सत्य कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि जो सूर्य है वह केंद्र पर है और जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं वह सभी उसके चारों ओर परिवृत्ताकार चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने भी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का समर्थन किया। अब समर्थन करने वाले आपके कापरनिकस हो गए, कैप्टलर हो गए और गैलीलियो हो गए। तो फिर लोगों को यह विश्वास हो गया। कोई एक व्यक्ति कहता है कि ऐसा है तो शायद नहीं माना जाएगा, क्योंकि 1100 वर्षों तक टालमी का सिद्धांत चल रहा था। तो 1100 वर्षों तक जो टालमिक सिद्धांत चल रहा था उसको भूल पाना या उसको अमान्य कर देना इतना आसान नहीं था। लेकिन जब तीन एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया कि नहीं, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ही सही है, यानी सूर्य केंद्र पर है, अन्य सभी ग्रह उपग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तब लोग मानने को तैयार हुए थे। तो उसके बाद में सर्वप्रथम बताया कि सूर्य सतह पर है और सौर धब्बे, यानी इन्होंने ब्लैक होल जो होता है, यानी ब्लैक होल
का इन्होंने दिया सिद्धांत। यानी ब्लैक होल का क्या बताया, इन्होंने बताया आपका कि जो सूर्य है, सूर्य की सतह पर आपके होल उपस्थित हैं, जिनको ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। आगे आप जानेंगे ब्लैक होल क्या होता है। तो सूर्य के सतह पर सौर धब्बे, जिसे इंग्लिश में ब्लैक होल कहते हैं, इन्होंने बताया गैलीलियो ने कि सूर्य की सतह पर ब्लैक होल यानी सौर धब्बे पाए जाते हैं। उसके बाद में गैलीलियो ने 4 उपग्रहों की खोज की। कौन से, किसके उपग्रहों की खोज की, तो बृहस्पति के 4 उपग्रहों की जो खोज की थी वह गैलीलियो ने की थी। तो गैलीलियो से कई प्रश्न बन जाते हैं। मुख्य रूप से आप देख लें एक बार, आप टेलीस्कोप की सर्वप्रथम खोजकर्ता यानी कौन, किसने खोज की, तो गैलीलियो ने की। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का भी समर्थन किया। उसके बाद दूरबीन के आविष्कारक कौन है, तो गैलीलियो हैं। उसके बाद में सौर धब्बे का सबसे पहले किसने बताया, तो गैलीलियो ने बताया। बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किसने की, तो गैलीलियो ने की। तो इस प्रकार से 4-5 प्रश्न आपके बन जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके हर्शल या हर्शले। इनका नाम हर्शल या हर्शले भी कहीं कहीं लिखा होता है। इन्होंने भी दूरबीन की खोज की। यानी दूरबीन की सबसे पहले खोज किसने की, तो गैलीलियो ने की। उसके बाद में हर्शल व हर्शले ने भी दूरबीन की खोज की। और इन्होंने, हर्शले ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया। यानी अंतरिक्ष को देखने का जो कार्य किया और जो अंतरिक्ष का अध्ययन किया वह सर्वप्रथम किसने किया, तो हर्शल या हर्शले ने किया था। उसके बाद में इन्होंने बताया कि सौर मंडल जो है, अर्थात जो ये अपना सौर मंडल है जिसमें सूर्य, पृथ्वी, शुक्र, बुध, ये जितने भी ग्रह उपग्रह, ये जो अपना सौर मंडल है, यह सौर मंडल जो है यह आकाश गंगा का मात्र एक अंश है, ना कि यही केवल पूरा ब्रह्मांड है। इन्होंने बताया जो यह सौर मंडल है, यहाँ पृथ्वी की तो बात छोड़ दीजिएगा, पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी सौर मंडल के अंदर आती है। और सौर मंडल जो है वह आकाश गंगा का मात्र एक अंश है, ना कि यही पूरा ब्रह्मांड है। तो सर्वप्रथम किसने बताया था कि आकाश गंगा के मात्र एक अंश है सौर मंडल, तो बताया था हर्शल व हर्शले ने। उसके बाद में चलते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, जीआई बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल है, एकदम बेसिक परिचय है। तो इसलिए उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। और आगे जितने भी इसी प्रकार से जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी जहां से बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक कहानी के रूप में पिरो करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आप परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ और आप सफल हो सकें। तो आइए चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यानी यह एक सिद्धांत है जो बहुत ही पूछा जाता है। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, तो जॉर्ज लेमैत्रे थे। ये जॉर्ज लेमैत्रे एक एस्ट्रोनॉमर्स थे जो बेल्जियम के थे। इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत दिया, यानी बिग बैंग थ्योरी इंग्लिश में कहते हैं और आपका हिंदी में बिग बैंग सिद्धांत। तो पूछ लिया जाता है बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, तो लेमैत्रे ने दिया। कहाँ के थे, बेल्जियम के थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व, आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड अत्यधिक एक सघन पिंड था। कैसा था, ब्रह्मांड एक बहुत ही सघन पिंड था, ऐसा इनका मानना है कि आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड अत्यधिक सघन पिंड था। इतना सघन था कि लाखों टन द्रव्यमान, लाखों टन तक का जो द्रव्यमान था वह एक चम्मच में समा जाएगा। यानी इतना सघन पिंड था कि अगर एक चम्मच के ऊपर रख दिया जाए तो लाखों टन उस चम्मच में समा जाएंगे, इतना सघन पिंड था। अब सघन पिंड होगा तो आप जानते हैं जब कोई चीज़ जब सॉलिड होता है, जब जितना ही उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, अर्थात जितने ज़्यादा कण होंगे तो ज़्यादा जितना कण होंगे उसका द्रव्यमान उतना ही ज़्यादा होगा। जब द्रव्यमान ज़्यादा होगा, आयतन कम होगा तो घनत्व उस समय बढ़ जाएगा।
क्योंकि आप जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन आपका कम है और द्रव्यमान आपका बढ़ रहा है, तो द्रव्यमान ज़्यादा है तो आपका घनत्व बढ़ जाएगा, और जब घनत्व बढ़ जाएगा तो वहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर घनत्व बढ़ेगा तो टेम्परेचर अवश्य बढ़ जाएगा। तो क्या होता है आगे देखते हैं। अतः घनत्व व तापमान अधिक होगा। कैसा होगा? घनत्व बढ़ जाएगा और तापमान भी अधिक होगा। तापमान इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि एक समय ऐसा आया कि उसका विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट हो गया। जो विस्फोट हो गया उसे नाभिकीय विखंडन हुआ, अर्थात यह एक नाभिक के रूप में था, इसका विखंडन हो गया, फट गया। फटने पर धूल, मिट्टी, आपकी गैस, कण, ये सभी क्या हुए? बिखरने लगे, एकदम बिखर पड़े। तो जैसे ही बिखरे तो इसी घटना को कहा जाता है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत इसी घटना को कहा जाता है, और यह सिद्धांत लेमैत्रे ने दिया था, जो आपके बेल्जियम के हैं। तो उन्होंने बताया कि वह पिंड यानी टूटा, विखंडन हुआ, विखंडन होने से उससे कई प्रकार की गैसें निकली, कई प्रकार के आपके धूल के कण निकले, और आपका अन्य कई यहाँ से वस्तुएं अर्थात पार्टिकल्स मुक्त हुए। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि आज भी अगर बात की जाए तो जो बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर न्यूक्लियर का विखंडन हुआ था, वह विखंडन जब फटा तो फटने से धूल, मिट्टी के कण, क्योंकि जब कोई चीज़ आप तोड़ेंगे तो तोड़ने पर वह बिखर जाती है। जैसे यदि आप कोयले पे हैमर से आप अगर हैमरिंग करें तो हैमरिंग करने पर क्या होगा? कोयले के पार्टिकल्स तुरंत दूर दूर बिखरेंगे। तो वह जो बिखर रहा है, तो बिखराव जो पार्टिकल्स का दूर जाना, उसकी जो गति है दूर जाने की, कहते हैं कि ये आज भी लगातार विस्तार हो रहा है उसमें। इस विस्तार के कारण ही आपका जो आकाश गंगा है, जो अपनी मंदाकिनी आकाश गंगा है, इसके पास में एक और जो समीप में आकाश गंगा, इन आकाश गंगाओं में आपका जो दूरी है वह लगातार बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त जो भी यानी जैसे समुद्रों में देखें तो समुद्रों की जो स्पेस है वह भी लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसा बताया है, इनका मानना है। तो यहाँ से आपके धूल, मिट्टी के कण सभी निकले। तो धूल के कणों को नेबुला नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? नेबुला। अर्थात एक न्यूक्लियर का नाभिकीय विखंडन हुआ, और उस नाभिकीय विखंडन से जो धूल, मिट्टी के कण निकले, उन धूल, मिट्टी के कणों को नाम दिया गया नेबुला। और उन कणों में मुख्य रूप से इनको पढ़ते हैं कौन से? तो तारे। उन्हीं से आपका तारों का निर्माण हुआ है, उन्हीं से आपका ग्रह का निर्माण हुआ है, उन्हीं से आपके उपग्रह का निर्माण हुआ है, और वहीं से उल्काएं अर्थात उल्का पिंडों का निर्माण हुआ है। और जो यह गैस है, जो आप वायुमंडल में गैस देखते हैं, ये गैस भी उसी से मुक्त हुई है। तो इस प्रकार से यह बिग बैंग थ्योरी रही। अब यह सिद्धांत की पूरी जानकारी करने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए और कई कोशिशें की गईं, जिसमें से एक सर्न, आप सर्न पढ़ेंगे। सर्न ये यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर, सर्न का फुल फॉर्म है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर, अर्थात बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत की संपूर्ण जानकारी के लिए एक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई, वह कहाँ की गई? तो वह आपका स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में की गई। स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में एक गांव है मोरिनो गांव। मोरिनो गांव में 29 सितंबर 1954 ईस्वी में एक आपके सर्न केंद्र की स्थापना की गई है, और इस केंद्र की स्थापना में ये जानकारी की जाएगी कि जो ब्रह्मांड है अर्थात जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग जो सिद्धांत है, वह सिद्धांत कहाँ तक कितना सही है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी की जा रही है। और इसके अलावा भी आपने 2010 में एक वहाँ पर नीचे बीम डाली गई थी, जिससे कुछ रेस आपकी
उत्सर्जित हुई थी, जिससे कि उस समय 2010 में यह कहा जा रहा था कि यदि वह सफल नहीं हुआ परीक्षण तो हो सकता है कि पृथ्वी में एक आपका धमाका हो और ये पूरी पृथ्वी का विनाश भी हो सकता है। यह सुनने में आया होगा आप सभी के। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिसर्च में लगातार काम चल रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा, ये ज्योग्राफी का आपका एक बेसिक चर्चा से संबंधित वीडियो था। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और उसी के आधार पर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक कहानी के रूप में पिरोकर आपके सामने लेकर के आएंगे। तो हम आपका इंतज़ार करेंगे। और जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार यहाँ पर आपको लगभग सभी सब्जेक्टों के समय के आधार पर आपको सभी सब्जेक्टों के अच्छे से वीडियो प्राप्त हो जाएंगे, सभी प्रश्न मिलेंगे, आप सफल अवश्य होंगे। बस धीरे धीरे आप लगे रहिएगा, चलते रहिएगा हमारे साथ और ये एक ब्रांड बना दीजिएगा। आप सभी का सहयोग रहेगा तो ये एक ब्रांड के रूप में जाना जाएगा। हमारी कोशिश है कि शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा इसका विस्तार हो सके। तो सभी को धन्यवाद, जय हिंद।